Welcome to my YouTube channel UPSC AS Rujal. Due to some reasons I was not able to upload the third part yesterday. Sorry for that. So today we will gonna study about the presiding officers, which consist of Speaker of Lok Sabha, their roles, powers, etc. Deputy Speaker of Lok Sabha, panel of chairpersons of Lok Sabha, Speaker Pro Tem, Chairman of Rajya Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha, panel of vice chairpersons of Rajya Sabha, secretariat of Parliament, and then the leaders in Parliament, which consist of leader of the House, leader of opposition and whips. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हर एक हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो, उनका खुद का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. तो लोकसभा में स्पीकर होता है, डिप्यूटी स्पीकर होता है और पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं. और राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स होते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो इनका इलेक्शन और टेन्योर के बारे में हम देखेंगे. तो जो स्पीकर है वो इलेक्ट होते हैं बाय लोकसभा फ्रॉम इट्स मेंबर्स फर्स्ट सिटिंग में. और जब भी स्पीकर की ऑफिस वैकेंट होती है, यानी कि जब खाली हो जाती है, तो लोकसभा यहाँ पर एक दूसरे मेंबर को स्पीकर की वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट करते हैं. फिर यहाँ पर जो डेट होती है स्पीकर के इलेक्शन की, वो फिक्स्ड होती है बाय प्रेसिडेंट. और यहाँ पर ये याद रखिए कि स्पीकर अपने ऑफिस तक, यानी कि उसका टेन्योर तब तक रहता है जब तक कि लोकसभा की लाइफ है. इसका मतलब ये है कि जब तक लोकसभा में कॉन्फिडेंस है, मेजॉरिटी ऑफ उसकी जो मेंबर्स है उसमें टिके हुए हैं. अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी, सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी तो यहाँ पर स्पीकर भी उसकी जो सीट है वो वैकेंट कर देगा, या कह सकते हैं उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी. फिर हम यहाँ पर देखेंगे स्पीकर अपनी जो सीट है या अपना ऑफिस है उसको वैकेंट कर सकते हैं 3 केसेस में. सबसे पहला है कि जब लोकसभा उसको एज अ मेंबर सीज कर देती है, सीज यानी कि उस पर रोक लगा देती है. दूसरा है जब वो रिज़ाइन करेगा बाय गिविंग एन रिजिग्नेशन लेटर टू डेप्यूटी स्पीकर. थर्ड है जब वो रिमूव होएगा बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा. तो ये याद रखना है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है. एक सिंपल मेजॉरिटी भी होती है, पर यहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब ये कहा गया है कि जब, जैसे कि लोकसभा है, जब उसके मेजॉरिटी ऑफ जितने भी मेंबर्स हैं उसको कहा जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी. और मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मैंने ये जो ग्रीन कलर या जो आपको ब्लू दिख रहा है स्क्रीन पर, उसको बाय हार्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वन लाइनर ही बहुत बार PYQs में पूछे गए हैं UPSC के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में. और मैं आपको एक यहाँ पर एक टिप या एक गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप है ना इसको नोट कर रख लेना कि आपको करंट अफेयर्स को और स्टैटिक पार्ट को, यानी करंट अफेयर यानी कि न्यूज़ में जो चल रहा है, स्टैटिक यानी कि जो हमारी किताबों में दिया होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक है. तो इनको इंटीग्रेट कर कैसे पढ़ना है. जैसे कि सपोज स्पीकर के बारे में पूछा है, ठीक है, शायद इस साल 2024 में या 23 में पूछा गया था स्पीकर के बारे में, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी, ठीक है. अब वो जो उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है उसमें जो उसके बारे में कहा गया है वो सब कुछ नहीं पूछेंगे, बट उसका जो स्टैटिक पार्ट है, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टैटिक पार्ट एग्जाम में पूछेंगे. तो अगर ऐसा कोई आपको सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा. सिलेबस में जो भी है, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ न्यूज़ में आती है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका स्टैटिक पार्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में. और यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है ये 14 दिन के बाद, 14 डेज़ के एडवांस नोटिस के बाद ही मूव होता है. अब यहाँ पर स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकते सिटिंग में. प्रिसाइड का मतलब है कि उस सिटिंग को लीड नहीं कर सकते हैं जब जो उनके रिमूवल का रिजोल्यूशन पास किया जाता है. लेकिन हाँ, वो वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ सब कुछ देख सकते हैं, बट लीड नहीं कर सकते हैं उस सिटिंग को. लाइक सिंपल भाषा में कहूँ, प्रिसाइड का मतलब कि वो उस जो सिटिंग है उसका चार्ज वो अपने उनके ऊपर नहीं रहेगा. यहाँ पर स्पीकर बोल सकते हैं और पार्ट भी ले सकते हैं फर्स्ट स्टैंस में प्रोसीडिंग्स के, लेकिन अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो तो फिर वो वहाँ पर ना बोल सकते हैं ना पार्ट ले सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मैंने इसको स्टार मार्क किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लाइन, कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो स्पीकर जो है वो अपनी जो सीट है या अपनी जो ऑफिस है उसको वैकेट नहीं करता है, ठीक है, और कंटिन्यू करता है जब तक कि नई लोकसभा इलेक्ट होकर ना आए. फिर हम देखेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा के रोल, पावर्स एंड फंक्शंस. तो देखिए ये जितना भी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने हाईलाइट किया है, ब्लू या ग्रीन जो दिख रहा है. और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं ना, आई नो मैंने भी अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया नहीं है, बट जितना मैंने एनालाइज़ किया है और मैंने खुद की अपनी गलतियों से सीखा है वाइल सॉल्विंग दी MCQs, ये जो वन लाइनर होते हैं ना, यही एक आपको, अगर आपको ध्यान है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको ये ध्यान ना हो तो कहीं ना कहीं फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है प्रीलिम्स में. तो इसको ना चाहे तो अपने खुद के तरीके से इसके नोट्स बना लो, या ऐसे कर लो कि जैसे कि ये स्पीकर आपने ऐसे लिख दिया, इसके माइंड मैप्स बना लो कि यहाँ पर ये है कि वो हेड ऑफ द लोकसभा है, फिर वो गार्डियंस ऑफ द पावर्स एंड प्रिविलेजेस है मेंबर्स का, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का. ऐसे माइंड मैप्स बना लो, तो है ना, इनको याद रखना ही है, कुछ भी करो, ठीक है. तो हम एक कर देखते हैं. सबसे पहले स्पीकर जो है ये लोकसभा के हेड है और उसके रिप्रेजेंटेटिव है. दूसरा यहाँ पर है कि ही इज़ द गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स एंड द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमिटीज़. सिंपल भाषा में बोल दो कि वो गार्डियन है. दूसरा हेड ऑफ द लोकसभा है. तीसरा ही इज दिस प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ हाउस. फोर्थ है यहाँ पर कि उनका डिसीजन फाइनल होता है जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं उसमें.
फिर हम यहाँ पर 5th पॉइंट देखेंगे, ही इज़ द प्रिसाइडर ऑफिसर ऑफ लोकसभा। फिर वो उनकी जो पावर्स है उसको डिराइव यानी कि निकालना, किन 3 सोर्सेज से लेते हैं पावर्स और ड्यूटीज़। पहला है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, एंड थर्ड इज पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, यानी कि ऐसी रेसिड्यूरी पावर्स जो अनरिटन है या अनस्पेसिफाइड है रूल्स में, यानी कि रूल्स में दी नहीं गई है पर ऐसी पावर्स उसको ग्रांट है स्पीकर को। एंड देखिए यहाँ पर जो साइड में मैंने एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन बनाया है ना, इसका टेंशन मत लो कि मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं अलग से एक 1 पेजर नोट्स जब बनाऊंगा ना, तो साइड में फिर ये क्वेश्चंस में एक साइड में रखूँगा, यहाँ पर 1 पेजर या 1 लाइनर आपके जो पॉइंट्स होंगे वो फिर हम वहाँ पर एक अलग से सेशन करेंगे। तो इसका अभी फिलहाल इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि शायद वो जो मैं पूरा एक लंबा वीडियो बनाऊंगा पर उसमें पूरा 0 से लेके पार्लियामेंट के एंडिंग तक जितना भी पूरा जो चैप्टर है उसमें सारे क्वेश्चंस जो एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन है हम कवर करेंगे, जिससे आपका एक रिवीजन अच्छा हो जाएगा। बट यहाँ पर मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए हम इसे अभी बाद में कवर करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक सब कुछ देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर पावर्स एंड ड्यूटीज़ इसकी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो यहाँ पर पहले बताया गया है कि ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स, यानी कि सिंपल भाषा में यही कि जो लोग हैं वो मतलब जो भी सिटिंग में है पार्लियामेंट्री सिटिंग में, वो उनका एक पोलाइट बिहेवियर हो और प्रॉपर फंक्शनिंग हो एक ऑर्गेनाइज वे में, और ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उनका जो डिसीजन है इन सब चीज़ों में कि कौन कैसे बर्ताव कर रहा है, किसको एक लिमिट रखनी चाहिए, वो सब इनके रिगार्ड में ये डिसीजन इनका फाइनल रहता है और कोई इनके अगेंस्ट क्वेश्चन कर नहीं सकता है। और then he is a final interpreter of provisions of Constitution of India, rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha, and see parliamentary precedents within house. Then he adjourns house or suspends the meeting in absence of a quorum. Quorum का मतलब है 1/10 strength of the house. Adjourn का मतलब वही है कि किसी भी मीटिंग को एंड करना टेम्परेली या इंडेफिनेटली. And he does not vote in first instance. He exercises a casting vote in a case of tie. अगर कोई टाई हो रहा है तो फिर वो अपना एक कास्टिंग वोट देते। अगर जो हाउस है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन पर इक्वली डिवाइड हो गया है, यानी कि ऐसे समझो 50-50 है राज्यसभा के और लोकसभा के, और ये अटक गए हैं कि इनका एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो स्पीकर फिर यहाँ पर वोट करता है और उसका यही पर्पस होता है कि ये एक डेडलॉक को रिजॉल्व कर सके। डेडलॉक का मतलब यहाँ पर जान लीजिए, इसका मतलब ये है कि जब जो दोनों हाउस के जो मेम्बर्स हैं वो एक डिसीजन पर नहीं आते, तो यहाँ पर डेडलॉक का मतलब ध्यान रख लीजिए कि जब 2 लोगों के बीच में अगर एक डिसीजन नहीं हो रहा है, एक अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है और वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा है, इनके मेंबर्स जब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो अगर कहीं पर किसी ने पूछा या अगर ध्यान ना हो तो डेडलॉक का मतलब पहले तो ये देख लो कि जब 2 हाउसेस के बीच में एक डिसएग्रीमेंट होता है उसे डेडलॉक कहते हैं, और स्पीकर का काम है इस डेडलॉक को हटाना। फिर हम देखेंगे कि ही प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस समन बाय प्रेसिडेंट टू सेटल अ डेडलॉक बिटवीन 2 हाउसेस ओवर अ बिल। जैसे कि 2 हाउस है राज्यसभा और लोकसभा, उनकी एक जॉइंट सिटिंग होती है जिसको प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए बुलाते हैं टू सेटल अ डेडलॉक, जो मैंने ऊपर बताया 2 हाउसेस के बीच में एक बिल के ऊपर। देन ही अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग, कौन? स्पीकर एक सीक्रेट सिटिंग अलाउ करता है हाउस का एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस हम नीचे देखेंगे। एंड जो ये सीक्रेट सिटिंग होती है, स्पीकर के परमिशन के बिना कोई भी स्ट्रेंजर प्रेजेंट नहीं हो सकता है चैम्बर, लॉबी या गैलरी में। फिर यहाँ पर स्पीकर डिसाइड करता है कि एक बिल मनी बिल है या नहीं, और उनका ये डिसीजन फाइनल होता है। और ये मैं इसलिए ये जितने भी मैंने स्टार मार्क किए हैं ना, ये वाले, ये आप इसको सुपर इंपॉर्टेंट समझ लो, क्योंकि ये PYQs में आई थिंक 2-3 बार पूछा हुआ है। तो ये कुछ याद ना रहो या नहीं, बट ये आपको ध्यान रखना है। जो मनी बिल होता है, हम टाइप्स ऑफ बिल्स भी देखेंगे नीचे आने वाले वीडियोस में। तो मनी बिल जो होता है, इसको डिसाइड करना कि ये मनी बिल है भी या नहीं, तो वो डिसीजन फाइनल सिर्फ स्पीकर का होता है, ठीक है, सिर्फ स्पीकर का। ये आप है ना, इसको ध्यान रखना ही है। और फिर वही कि जब ये मनी बिल सेंड होता है राज्यसभा में फॉर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स एसेंट, प्रेसिडेंट के अनुमति के लिए जब ये भेजा जाता है, तो स्पीकर इंडोर्स करते हैं बिल को उनके सर्टिफिकेट पे कि ये मनी बिल है यानी। और ये भी ध्यान रखना है कि जब तक प्रेसिडेंट की अनुमति ना हो, स्पीकर ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये मनी बिल है भी या नहीं। और इससे और एक चीज़ रिलेटेड आप ध्यान रखो कि प्रेसिडेंट बेसिकली जब दोनों हाउसेस से जो बिल एक पास होता है, तो वो प्रेसिडेंट के, तो यहाँ पर एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब दोनों हाउस एक बिल सेंड करते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, जब तक कि हमने ऊपर भी देखा था कि जब तक प्रेसिडेंट की अनुमति नहीं होगी कोई भी बिल एक लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मनी बिल के केस में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो है उसको 3 चीज़ों में डील कर सकते हैं। पहला कि वो उसको एसेंट दे देंगे कि हाँ भाई ठीक है, मेरी मंजूरी है, इसको पास कर दो, और फिर वो कानून बन जाता है। दूसरा उनके पास एक ये है कि वो उसको विथहोल्ड कर सकते हैं। विथहोल्ड का मतलब है कि उसको रोक कर सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कब तक वो अपने पास रखेंगे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उसको पॉज कर रख देते हैं कि मैं हाँ भी नहीं कहूँगा, मैं ना भी नहीं कहूँगा, बस अपने पास रखते हैं। तीसरा है एक आता है रिटर्न करना। जो दूसरे 2 बिल्स हम देखेंगे नीचे,
उसमें वो ये कर सकते हैं कि वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं। बट मनी बिल के केस में यहाँ पर ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट मनी बिल को एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट था। हालांकि हम देखेंगे प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी जब हम पढ़ेंगे। बट ऐसा है ना, हर चीज़ पॉलिटी में ऐसा नहीं कि सेपरेट है, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। तो अगर कोई एक कंसेप्ट आपको पता नहीं है तो दूसरा आपको समझ आएगा नहीं। हाँ, तो चलिए फिर हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं क्वेश्चंस डिस्क्वालिफिकेशन का, किसके, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनका, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जिसके प्रोविजन 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। जो शेड्यूल से अलग अलग हम वो भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। बाय द वे, इस साल 2024 के प्रीलिम्स में शेड्यूल से भी एक क्वेश्चन आया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है ये पढ़ने के लिए। बेसिकली लैंग्वेजेस पूछे गए थे 8 शेड्यूल में कौन से हैं। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि किहोटो होलोहान केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी कि जो डिसीजन है स्पीकर का इन दिस रिगार्ड, कैसे, कौन सा रिगार्ड, ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वो डिसाइड करते हैं उसके क्वेश्चंस। तो ये सब्जेक्टेड है जुडिशियल रिव्यू के लिए, यानी कि उस पर उनका डिसीजन सही था, गलत था, क्या आर्बिट्ररी था, जो भी था वो कोर्ट में उसको रिव्यू करेंगे, उसकी एग्जामाइन करेंगे। हर एक चीज़ में आपको, और फिर देखिए मैं बीच बीच में ना ऐसे टिप्स देता रहूँगा या गाइडेंस देता रहूँगा। तो ये है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये यूपीएससी एग्जाम, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, मेंस के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जहाँ पर भी आपको ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मैं जजमेंट्स बताऊँगा, उसको अलग से, चाहे तो आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो या सेपरेट नोटबुक पे पेज बना रहे हो, एक अलग से ना एक नोटबुक बना लो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की, जो मेंस में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि देखिए, आप जब ऐसे आंसर लिखोगे अपने मेंस के पेपर में, तो यहाँ पर आप कोट करोगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। अब जैसे कि स्पीकर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ लोकसभा का, उसके क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं स्पीकर, तो आप यहाँ पर कोट कर सकते हो कि जो डिसीजन है स्पीकर का इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। और यहाँ पर ये केस भी लिखना है कि होटो होलान केस 1992। तो ये ना आपको मार्क्स, बहुत बढ़िया मार्क्स देगा फिर मेंस के पेपर में। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो रैदर देन मेकिंग नोट्स इन अ नोटबुक, आप है ना जो A4 साइज़ के जो जेरोक्स के होते हैं ना पेज, ब्लैंक पेज, उसका एक आप वो गट्ठा या कह सकते हैं उसका जो एक वो पूरा कलेक्शन आता है, कितने 200-250 रुपये का आता होगा, वो एक लेकर आ जाओ। और उसमें फिर है ना सिंगल पेज पे आप ब्लैंक पेज पे नोट्स बनाओ। और फिर जो वो फाइल्स आती है 2-2 रुपये की, 10 रुपये की, उसमें आप फिर वो पेजेस इंडिविजुअली लगाते रहो। मैं वैसे नोट्स बनाता था पहले, जब तक मेरे पास ऐसे डिजिटली मेरा टैबलेट नहीं था। बट इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, आपको क्या प्रेफर है, आपको कैसा करना है। मैं बस अपना एक वो शेयर कर रहा था। फिर यहाँ पर आता है जो 9th पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो है एक एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, और एक लिंकेज है उनका बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड। और वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन कंट्री। फिर वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है लोकसभा की, और उनको सुपरवाइज करते हैं उनकी फंक्शनिंग को। देन ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पसेस कमेटी। अब हम यहाँ पर देखेंगे इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी, ये स्पीकर में ही आएगा। हाँ, तो देखिए स्पीकर प्रेस्टीज, पोजीशन, अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस, इम्पार्शलिटी, इस सबको साइन को नॉन कहते हैं। यानी कि बेसिकली ये कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है या कंडीशंस है एक स्पीकर के पास होनी चाहिए। अगर कहीं पर अगर आपको नहीं समझा, तो साइन को नॉन का मतलब यही है कि एक एसेंशियल कंडीशन या रिक्वायरमेंट किसी के पास होनी चाहिए। जैसे कि स्पीकर के पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, एक प्रेस्टीज, पोजीशन, अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस, इम्पार्शलिटी। फिर यहाँ पर देखिए कि स्पीकर को एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी मिलता है, और ये रिमूव हो सकते हैं ओनली बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन लोकसभा, नॉट बाय सिंपल मेजोरिटी। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं जहाँ पर भी ऐसे स्टार कर दूंगा ना, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो मोशन है उनके रिमूवल का, वो कंसिडर्ड होता है बाय द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। उनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होती है वो फिक्स्ड होती है बाय पार्लियामेंट, और ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछा गया है ये। एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। सफिशिएंट टू नो कि उनका जो सैलरी अलाउंस है वो पार्लियामेंट फिक्स करता है, और किस पर चार्ज होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि उनका जो काम है और जो कंडक्ट वो करते हैं वो डिस्कस नहीं होगा और ना ही क्रिटिसाइज होगा लोकसभा में, एक्सेप्ट अ सब्सटैंटिव मोशन। अब ये सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है हम नीचे देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें जो है वो जो उनका काम है, कंडक्ट है, वो ना डिस्कस होगा ना क्रिटिसाइज होगा लोकसभा में, एक्सेप्ट दिस सब्सटैंटिव मोशन। फिर उनकी जो पावर्स है ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर, कंडक्टिंग बिजनेस, या फिर मेंटेन करना ऑर्डर हाउस में, ये सब चीज़ें कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। यानी कि बेसिकली कोर्ट इन सब चीज़ों पर, इन तीनों चीज़ों पर कोई डिसीजन नहीं दे सकता है, या ये सब चीज़ें उनके डोमेन में आती ही नहीं है। फिर वही कि ही कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, वो सिर्फ एक कास्टिंग वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर टाई हुआ हो तो, और जो पोजीशन की जो स्पीकर की पोजीशन है वो इम्पार्शियल है। देन ही इज़ गिवन अ हाई पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि इनकी जो रैंक है ये 7th रैंक आती है अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मीन्स के इनका जो रैंक है ये हायर है देन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स
पीएम और डिप्यूटी पीएम को छोड़कर। फिर यहाँ पर ये फैक्ट्स है कुछ कि ब्रिटेन में जो स्पीकर है स्ट्रिक्टली एक नॉन पार्टी मैन है। जो स्पीकर है वो रिजाइन करते हैं उनकी पार्टी से पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने के लिए, जो ये हेल्दी कन्वेंशन इंडिया में नहीं है। और फिर ये भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए स्पीकर जो था वो बहुत ज़्यादा ही लंबा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। बाकी के जो भी है वो बहुत प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो इनका ज़्यादा कुछ है नहीं, वन लाइनर ध्यान रखना है बस। सो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स। ही इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। स्पीकर के इलेक्शन के बाद में वो इलेक्ट होते हैं। उनकी जो इलेक्शन की डेट है वो फिक्स है बाय स्पीकर। अब देखिए स्पीकर का तो प्रेसिडेंट के पास था, लेकिन डिप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन डेट है वो फिक्स होती है बाय स्पीकर। फिर जब उनकी ऑफिस वैकेंट होती है तो जो नया मेंबर है वो इलेक्ट होता है बाय लोकसभा, और तब तक के लिए वो अपने ऑफिस में ही होते हैं जब तक ड्यूरिंग लोकसभा। एंड डिप्यूटी स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग लाइफ ऑफ लोकसभा। जैसा स्पीकर के केस में वैसा डिप्यूटी स्पीकर के केस में है, यानी कि जब तक लोकसभा है तब तक डिप्यूटी स्पीकर है। सेम वही है, ये भी अपनी जो ऑफिस है उसको वैकेट कर सकते हैं 3 केसेस में। पहला, ये अगर लोकसभा इनको एज ए मेंबर सीज कर देती है। दूसरा, जब ये रिजिग्नेशन लेटर देते हैं स्पीकर को, डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं, ठीक है। फिर जो इफेक्टिव मेजॉरिटी रिजोल्यूशन हो, अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है मैंने ऊपर बताया है। ही परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ स्पीकर, जब स्पीकर जो है उनकी सीट वैकेंट होती है। और फिर डिप्यूटी स्पीकर एक्ट करते हैं एज अ स्पीकर जब जो स्पीकर है वो एब्सेंट होते हैं। फिर डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग में जब स्पीकर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इन तीनों केसेस में जो डिप्यूटी स्पीकर है इनके पास स्पीकर की जितनी भी पावर्स है वो आ जाती है। और फिर यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर कोई सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं स्पीकर के, ये अपने जो एक्शन से इंडिपेंडेंटली लेते हैं, ना कि स्पीकर के दबाव में आकर। और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस में। इनकी एक स्पेशल प्रिविलेज है जो ध्यान रखना है कि जब भी डिप्यूटी स्पीकर अपॉइंट होते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी तो वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम और नीचे देखेंगे कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते, सिर्फ जब एक टाई हो तो वो कास्टिंग वोट दे सकते हैं, एज स्पीकर के अभी सेम ही है। फिर उनका जो रिजोल्यूशन होता है रिमूवल का, तो उस वक्त वो प्रिसाइड नहीं करते हैं सिटिंग में, बट वो प्रेजेंट हो सकते हैं। उनकी जो रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस है वो फिक्स्ड है बाय पार्लियामेंट, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर वो आता है एक रूलिंग पार्टी से या रूलिंग अलायंस से। उनकी जो पोस्ट है वो जाती है अपोजिशन पार्टी में या अपोजिशन अलायंस में। अब यहाँ पर जो स्पीकर है और डिप्यूटी स्पीकर है इनका कोई सेपरेट ओथ या अफर्मेशन नहीं होता है, यानी कि सेम ओथ लेते हैं। अब देखिए ये जो इतना है ना, ये फैक्चुअल है थोड़ा, और ये इतना पूछा जाता नहीं है। फिर भी अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो पॉज कर आप देख लो, पढ़ लो एक बार, बट ये मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। फिर हम आएंगे पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा पर। अब यहाँ पर देखिए कि अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट करते हैं अपने ही मेंबर्स में से अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन्स। आई थिंक ये भी पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो ये भी एक आप मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, या इसके साइड में अब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पर लिख देना PYQ, मतलब ये पूछा गया है। तो यही कि 10 चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा के पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में, ठीक है। और इनको नॉमिनेट करते हैं स्पीकर। दे होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। अब यार देखिए ये जो 10 चेयरपर्सन्स होते हैं इनमें से कोई भी प्रिसाइड कर सकता है हाउस में जब स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हो, और इनके पास सेम पावर्स होती है वाइल प्रिसाइडिंग, यानी कि जब ये प्रिसाइड करेंगे तो जो पावर स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर के पास होती है सेम उनके पास भी रहेंगी। देन अमंग द 10 चेयरपर्सन्स एनी नॉट प्रेजेंट देन अदर पर्सन एक्ट्स एज अ डिटरमाइंड बाय स्पीकर। अगर इनमें से कोई नहीं है तो जो स्पीकर डिसाइड करेगा फिर वो व्यक्ति आकर उनका काम करेगा यहाँ पर। देन दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर हाउस व्हेन ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट, यानी कि जब स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर की जो सीट या ऑफिस है वैकेंट है तो वो हाउस में प्रिसाइड नहीं कर सकते। प्रिसाइड इन द सेंस के वो लीड नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट में और प्रिसाइड करने में अंतर होता है। प्रिसाइड यानी कि लीड करना, एक उनके पास इंचार्ज होता है वो, और पार्टिसिपेट का मतलब वही कि भाग लेना वगैरह। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं एक मेंबर जो हाउस के होते हैं जो परफॉर्म करेंगे स्पीकर की ड्यूटीज़, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। अभी हम यहाँ पर देखेंगे स्पीकर प्रोटेम, ये क्या होता है। तो पहली चीज़ ये प्रोवाइड होता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्पीकर होता है लास्ट लोकसभा का, अभी अच्छे से इतनी लाइन देखो, जो स्पीकर होता है लास्ट लोकसभा का अपनी ऑफिस वैकेट करता है इमीडिएटली जब सबसे पहली मीटिंग न्यू इलेक्टेड लोकसभा की होती है। देखिए मैं यहाँ पर है ना सिंपल तौर पर बताता हूँ, ये है न्यू लोकसभा, ठीक है, और ये है ओल्ड लोकसभा। अब इसमें एक स्पीकर होगा और इसका भी तो एक स्पीकर बनेगा ही। तो इस जो ओल्ड लोकसभा है, ये कह सकते हैं पहली वाली लोकसभा है, ठीक है, उसमें जो स्पीकर है वो अपनी जो सीट है वो वैकेट कर देता है जब न्यू लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लोकसभा के एक मेंबर को एज स्पीकर प्रोटेम, जो कि एक सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं जो इलेक्ट होते हैं इस चीज़ के लिए, और प्रेसिडेंट फिर उनकी एक ओथ एडमिनिस्टर करते हैं। अब स्पीकर प्रोटेम के बारे में और कुछ चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि उनकी जितनी पावर्स होती है वो स्पीकर की तरह ही होती है। फिर स्पीकर प्रोटेम जो फर्स्ट सिटिंग है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की उसमें प्रिसाइड करते हैं। उनका काम है जितने भी जो नए मेंबर्स बने हैं लोकसभा के उनकी ओथ एडमिनिस्टर करना। फिर
ही इनेबल्स हाउस टू इलेक्ट न्यू स्पीकर। फिर वो हाउस में कहते हैं कि एक नया स्पीकर इलेक्ट कीजिए। जब नया स्पीकर इलेक्ट होकर आता है तो उनकी जो ऑफिस है वो सीज हो जाती है, उस पर रोक लग जाती है। तो उनकी जो ऑफिस है एक टेम्पररी ऑफिस है। इसका पूरा क्रक्स में बताऊँ तो स्पीकर प्रो टेम का मतलब है जो स्पीकर होता है लास्ट लोकसभा का, वो अपनी ऑफिस इमीडिएटली वैकेट करता है जब पहली जो मीटिंग होती है लोकसभा की, नए बने हुए लोकसभा की, जब ये फर्स्ट मीटिंग हुई नए बने हुए लोकसभा की, तो जब जो लास्ट स्पीकर थे लोकसभा के, जब वो जितने भी नए मेंबर्स उनकी एडमिनिस्टर कर लेंगे ओथ, फिर वो कहेंगे कि आप नया स्पीकर इलेक्ट करो। जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट होकर आएगा इनकी ऑफिस या कह सकते हैं इनका काम खत्म, टाटा बाय बाय। फिर हम यहाँ पर देखेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब लोकसभा का काम खत्म हुआ, अब हम यहाँ पर राज्यसभा का देखेंगे। तो जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, सेम राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो होते हैं चेयरमैन। जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म नहीं करते हैं ड्यूटीज़ राज्यसभा के चेयरमैन की जब वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है वो डिस्चार्ज करते हैं। तो जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट तो उनकी जो सैलरी और अलाउंस है वो प्रेसिडेंट को जो मिलती है वो उनको मिलेगी, ना कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उनकी। फिर जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इतना ध्यान रखना है जो राज्यसभा के चेयरमैन है, ठीक है, वही क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। फिर जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो तभी रिमूव हो सकते हैं जब उनकी जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट की वो रिमूव हो जाती है। और एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उनकी जो पावर्स है ड्यूटीज़ है वो सिमिलर होती है लोकसभा के स्पीकर की, जैसी होती है वैसे इनकी सेम होती है। फिर यहाँ पर स्पीकर जो है लोकसभा के, उनके पास दो स्पेशल पावर्स होती है जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो इन्जॉय नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है जैसा स्पीकर के साथ होता है वो भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते, सिर्फ अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो या टाई हो जाए तो वो वोट कर सकते हैं एज अ कास्टिंग वोट। तो यहाँ पर हम देख रहे थे स्पीकर की जो स्पीकर है लोकसभा के, उनकी जो दो स्पेशल पावर्स है वो ये है कि वो डिसाइड करते हैं वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, और उनका डिसीजन फाइनल होता है जो हमने देखा। एंड ही प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस टू रिजॉल्व अ डेडलॉक। अब ये जो दो चीज़ है ये जो स्पीकर है राज्यसभा के वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग व्हेन रिजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, मे ही कैन प्रेजेंट एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स बट विदाउट वोटिंग। जैसा स्पीकर के साथ मैंने कहा था वैसे इनके साथ भी होगा कि जब इनके रिमूवल का रिजोल्यूशन कंसिडरेशन में रहेगा तो ये जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो प्रेजेंट हो सकते हैं, उस प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। प्रिसाइड यानी कि उसको लीड नहीं कर सकते, वो उसके इंचार्ज नहीं होंगे। बट ये ध्यान रखना है कि स्पीकर जो है वो वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में उनके रिमूवल के रिजोल्यूशन में। देखिए यहाँ पर मैं ना आपको एक शायद से कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन हो, स्पीकर यानी कि लोकसभा का और जो चेयरमैन है राज्यसभा का। अब इनका मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ। जब ये दो केस है, आप पहला केस यहाँ पर देखेंगे कि अगर इन दोनों में से, ठीक है दोनों का देखते हैं, अगर चाहे वो स्पीकर हो लोकसभा का या स्पीकर हो लोकसभा का या चेयरमैन हो राज्यसभा का, अगर इनके एक रिमूवल का रिजोल्यूशन कंसिडरेशन में है तो यहाँ पर क्या जो स्पीकर है लोकसभा के वो वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में? तो हाँ कर सकते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक समझ गए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब हाउस में जो अगर दोनों तरफ से चाहे वो राज्यसभा और लोकसभा अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाते हैं यानी कि जब टाई हो जाता है तो क्या ये वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, या मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट इंस्टेंस में, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये दोनों भी नहीं कर सकते। तो ये है ना, शायद से आपको कन्फ्यूजन लगेगा, तो इतना ध्यान रखना है कि अगर इन केस ऑफ टाई तो ये दोनों कास्टिंग वोट करते हैं, ठीक है, कास्टिंग वोट करते हैं। इन केस ऑफ अ टाई यानी कि जब वोट्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों फर्स्ट इंस्टेंस में क्या दे सकते हैं? नहीं, ठीक है। लेकिन जब उनका एक रिमूवल का रिजोल्यूशन कंसिडरेशन में है तब वो फर्स्ट इंस्टेंस में दे सकते हैं वोट। तो सिर्फ यहाँ पर स्पीकर दे सकता है, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं, ठीक है। इतना अच्छे से समझ लो, चाहे तो वीडियो वापस से एक बार थोड़ा सा पीछे 10-20 सेकंड पीछे कर देखो, बट ये इतना समझ लो, ठीक है। शायद आपको ना कोई इतना बेसिक से कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपकी फिर गलती ना हो या आप समझ ना पाओ जब पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि ये माइंड गेम्स खेलते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग के साथ। और जो यूपीएससी का पेपर जो बंदा है जो सेट करता है यूपीएससी का पेपर, वो भी तो यही चाहता है कि जो सामने वाला स्टूडेंट है वो भी इतना कंफ्यूज हो जाए, और उसमें से अगर कोई डिजर्विंग होगा जिसको सच में उसने अच्छे से पढ़ा होगा, उसको कंसेप्ट याद होगा, तो फिर वो उसको उस इतने जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसमें से वो सही निकाल कर सही आंसर टिक कर दे। तो ऐसे ही तो उनको ऑफिसर्स चाहिए होते हैं जो इतना क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग रखे, चीज़ों को एकदम अंदर घुसकर उसको एनालाइज करे। तो इतना है कि इसको अच्छे से ध्यान रखो।
फिर ये लास्ट है कि जो सैलरीज और अलाउंसेस है जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो फिक्स है बाय पार्लियामेंट, सेम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर उनका वो चार्ज होता है। अब हम यहाँ पर नीचे जाएंगे और देखेंगे डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी बहुत छोटा है, फटाफट देख लेते हैं। तो जो डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के वो इलेक्ट होते हैं बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। 3 केस में वो अपनी ऑफिस या सीट वैकेट कर सकते हैं। पहला, जब राज्यसभा उनको एज अ मेंबर सीज कर देती है। दूसरा, जब वो रिजाइन करते हैं बाय राइटिंग टू चेयरमैन। एंड थर्ड, अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से उनका एक रिजोल्यूशन निकले फॉर रिमूवल। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई। फिर देखिए, अब यहाँ पर डिप्यूटी चेयरमैन की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। फिर जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट जब जो हमारे चेयरमैन है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर डिप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग में जब चेयरमैन एब्सेंट होते हैं। फिर जो डिप्यूटी चेयरमैन है ही इज़ नॉट अ सबॉर्डिनेट टू चेयरमैन, उनकी जितने भी डिसीजंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। वो ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे चेयरमैन ने कहा था ये करने, नहीं। उसके बाद ही कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ओनली कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। जो मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया वो यही पर है। ठीक है, उसके बाद जब उनका जो रिमूवल का रिजोल्यूशन कंसिडरेशन में रहता है तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं सिटिंग में, बट ही में प्रेजेंट, सेम जितना ऊपर मैंने समझाया। फिर वही क्योंकि जो सैलरी अलाउंस है पार्लियामेंट फिक्स करती है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये लास्ट है यहाँ पर कि जब चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रिसाइड करते हैं ओवर हाउस, तो डिप्यूटी चेयरमैन एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह ही रहता है। और डिप्यूटी जैसे कि वो किसी भी क्वेश्चन पर वोट करेगा, बातें करेगा या पार्टिसिपेट करेगा प्रोसीडिंग्स में। अब हमने देख लिया डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी। अब यहाँ पर देखेंगे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स और ये सेक्रेटरीस्ट ऑफ पार्लियामेंट, खत्म ये वाला। फिर अब हम यहाँ पर देखेंगे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। अब इनका काम क्या है कि उनमें से कोई भी, जब भी चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट है तो उनकी जगह पर वो प्रिसाइड कर सकते हैं विद सेम पावर्स। नेक्स्ट, अगर उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो जो चेयरमैन जिसको डिटरमाइन करेगा, फिर कि ये जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस में जब चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन की सीट वैकेट है। उसके बाद उस वक्त प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फिर किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन। फिर लास्ट हमारे पास अब ये है सेक्रेटरीस्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए, ये एक परमानेंट मेंबर है। सॉरी, ये मैं यहाँ पर बताना भूल गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, यहाँ पर स्पीकर भी हो सकता है एंड जो चेयरमैन भी हो सकता है। चेयरमैन भी हो सकता है जो राज्यसभा का होता है, और ये लोकसभा का है, मैंने लिखना भूल गया। तो सेक्रेटरीस्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अ परमानेंट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, स्पीकर या चेयरपर्सन, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओन हाउस। ईच हाउस हैज इट्स ओन सम पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउसेस। अब इनका जो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस है वो रेगुलेट होती है बाय पार्लियामेंट। जो सेक्रेटरीस्ट है हर हाउस के उनको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम ना ये देखेंगे लीडर्स इन पार्लियामेंट। देखिए, इतना ही है, उसके बाद ख़त्म। फिर हम कल देखेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीडर ऑफ द हाउस। तो देखिए, राज्यसभा में होते हैं मिनिस्टर, जो होते हैं राज्यसभा के एक मेंबर जिनको नॉमिनेट करते हैं पीएम। एंड लोकसभा के केस में प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर होते हैं। एज पीएम जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं उसमें, एंड जो अगर मिनिस्टर हो तो वो लोकसभा के मेंबर जिनको पीएम नॉमिनेट करते हैं। फिर यहाँ पर जो लीडर होते हैं हाउस के वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के कंडक्ट। और यहाँ पर जो लीडर ऑफ हाउस होता है ये नॉमिनेट करता है डिप्यूटी लीडर ऑफ हाउस को, जिनका सेम फंक्शन यूएसए में अगर हम कहें तो उन्हें कहते हैं मेजॉरिटी लीडर। फिर हम यहाँ पर देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस में होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के, और ये प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको लोकसभा और राज्यसभा में एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था 1977 में। फिर जो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1970, उसमें जो लीडर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी और वो रिकॉग्नाइज्ड हुए थे एज चेयरमैन एंड स्पीकर और स्पीकर। फिर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी जो सैलरी अलाउंसेस या जो फैसिलिटीज़ होती है वो सेम होती है एज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। फिर 1969 में जो ऑफिशियल लीडर थे अपोजिशन के वो सबसे पहली बार बने, सेम एज जो यूएसए में कहा जाता है जिसे माइनॉरिटी लीडर। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज अपोजिशन में जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ सेम है, तो उनमें से कोई एक लीडर होता है ऐसे पार्टीज़ का जो बाय चेयरमैन या स्पीकर जिनका डिसीजन फाइनल होता है। जो मिनिमम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ पार्टी यहाँ पर 1/10 होती है। फिर यहाँ पर शेडो कैबिनेट के बारे में आई थिंक ये प्रीलिम्स में इस साल पूछा है, मैंने अच्छे से देखा नहीं, बट आई थिंक प्रीलिम्स में पूछा हुआ तो है। तो यहाँ पर शेडो कैबिनेट ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म्ड बाय अपोजिशन पार्टी। तो ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं रूलिंग कैबिनेट को और प्रिपेयर करते हैं मेंबर्स को फॉर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस। अब जो शेडो कैबिनेट है इसमें हर एक मेंबर रूलिंग कैबिनेट का शेडो आउट होता है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर इन अपोजिशन कैबिनेट। और शेडो कैबिनेट सर्व करती है एज अ अल्टरनेट कैबिनेट, यानी कि गवर्नमेंट में एक अल्टरनेट चेंज। तो यहाँ पर आइवर जेनिंग्स से उन्होंने कहा था कि शेडो एक अल्टरनेटिव पीएम
जो लीडर होता है अपोजिशन का इन्जॉय करता है स्टेटस ऑफ मिनिस्टर का और उन्हें गवर्नमेंट पे करती है सैलरी। अब इनका जो ऑफिस है ये मेंशन नहीं किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लीडर ऑफ हाउस है या लीडर ऑफ अपोजिशन है इनका मेंशन किया है रूल्स ऑफ हाउस एंड पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। तो ये ध्यान रखिए, एक ऑफिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है इन दोनों का, लेकिन रूल्स ऑफ हाउस एंड पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में है। और एक शेडो कैबिनेट के बारे में ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर लास्ट हम देखेंगे विप्स। तो ये जो विप्स है ये बेस्ड है जो कन्वेंशंस होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। अब देखिए जो विप्स है ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है और इसमें ओन चीफ विप होता है और विप्स होते हैं। उसके बाद देखिए जो विप्स है ये अपॉइंट होते हैं बाय पॉलिटिकल पार्टी, जो सर्व करते हैं एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर, जो इंश्योर करते हैं कि जो पार्टी मेंबर्स हैं उनकी अटेंडेंस हुई है कि नहीं। उसके बाद ये सिक्योर करते हैं इन फेवर और अगेंस्ट एन इशू। फिर ये रेगुलेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं उनका बिहेवियर कैसा है मेंबर्स का, और जो मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं उनकी डायरेक्टिव्स कि नहीं, क्योंकि मेंबर्स को उनके डायरेक्टिव्स को फॉलो करना पड़ेगा। किसके? विप्स के डायरेक्टिव्स को, यानी कि वो जो भी कह रहे हैं उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना एक्शन लिया जा सकता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे चीफ विप। आप चीफ विप लोकसभा में जो चीफ विप है वो गवर्नमेंट पार्टी का होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और राज्यसभा में चीफ विप जो है वो मिनिस्टर होता है एक स्टेट का फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब जो चीफ विप है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है टू द लीडर ऑफ हाउस। जो ड्यूटी है इनकी ये है कि इनको एडवाइस करना पड़ता है गवर्नमेंट को ऑन पार्लियामेंट्री बिजनेस, और फिर और ये मेंटेन करते हैं मिनिस्टर के साथ कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स कि वो अपने डिपार्टमेंट में कैसे उनको काम करना है। फिर जो चीफ विप होते हैं एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के, जो चीफ विप होते हैं एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के या फिर एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप के, इनको एक टेलीफोन और सेक्रेटेरियल फैसिलिटीज मिलती है अंडर दी लीडर्स एंड चीफ विप्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन पार्लियामेंट फैसिलिटीज एक्ट 1998। अब यहाँ पर देखिए जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है इसका मतलब ये है कि वो पार्टी जिसकी एक स्ट्रेंथ अगर लोकसभा के केस में 55 मेंबर से लेस ना हो, एंड इन केस ऑफ राज्यसभा 25 मेंबर से लेस ना हो स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जो रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप है इसका मतलब ये है कि ऐसी पार्टी जिसकी स्ट्रेंथ कम इज़ नॉट लेस देन, ऐसी पार्टी जिसकी स्ट्रेंथ कम नहीं है एटलीस्ट 15 मेंबर से इन केस ऑफ राज्यसभा, और कम नहीं है 30 मेंबर से नीचे इन केस ऑफ लोकसभा। तो देखिए अभी हमारा जो आज का था सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट और बहुत भी आगे चीज़ें, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी है, फिर डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, मोशंस वगैरह, फिर ये कल देखेंगे। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, आपका कोई एस्पिरेंट फ्रेंड होगा तो उसको भी ये शेयर कर देना। और देखिए मेरा भी थोड़ा टाइम टेबल थोड़ा सा बिजी है, तो मे भी शायद मैं कल अपलोड कर पाऊँ या नहीं, बट आई इंश्योर कि हो सके तो कल मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि मुझे अपना भी बहुत पढ़ना होता है ना, इसलिए। सो के दिन मिलते हैं 4th पार्ट में इन द नेक्स्ट सेशन।